हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए बीपीएससी 1010 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स। सो आंसर्स को हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। ये मेरी बीपीएससी 1010 की जो आंसर सीरीज़ है उसका पार्ट 1 है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ का। इसके बाद हम लोग इसके आगे के पार्ट्स भी आप सभी के लिए लेकर आएंगे। सो गाइज़, यहाँ पर हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमें डिस्क्राइब करने हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द डब्ल्यूटीओ। जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और क्या क्या उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये बताना है कि डब्ल्यूटीओ आखिर है क्या। सो स्टूडेंट्स, डब्ल्यूटीओ क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। डब्ल्यूटीओ क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट डील्स विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। जो कि नेशंस के बीच में जो रूल्स होते हैं, व्यापार को लेकर जो रूल्स होते हैं उनमें डील करता है। व्यापार से जुड़े हुए जो रूल्स होते हैं उनको बताता है। अब यहाँ पर जो हमारा डब्ल्यूटीओ है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में to promote free trade and ensure that trade flows so smoothly, predictably and freely as possible। So यहाँ पर जो WTO है इसने क्या किया था कि जो फ्री ट्रेड है ये उसको प्रमोट कर रहा था, साथ ही साथ ये देख रहा था कि जो ट्रेड है वो एकदम स्मूथली हो कंट्रीज़ के बीच में। तो यहाँ पर ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है नेगोशिएट करने के लिए। और अगर कभी भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ में किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये उसको सॉल्व करता है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है वही जो WTO वाला। यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं कि WTO को हम हिंदी में कहते हैं आपका विश्व व्यापार संगठन, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, यह देशों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है और इसे 1995 में स्थापित किया गया था। और यह सुनिश्चित क्यों किया गया था? ताकि जो व्यापार है वो यथासंभव स्मूथ रूप से चल सके, स्वतंत्र रूप से चल सके। और अगर कोई विवाद हो जाता है देशों के बीच में तो यहाँ पर ये बातचीत से सुलझा भी लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमें इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस को बताना था। तो सबसे पहले हम बताएंगे ट्रेड नेगोशिएशंस के बारे में। तो जो WTO है ये अपनी मेंबर कंट्रीज़ को एक प्रकार का फोरम प्रोवाइड करता है जिससे कि जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो ट्रेड एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट कर सकती हैं। दिस हेल्प लोअर टैरिफ्स एंड रिमूव ट्रेड बैरियर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो टैरिफ्स लगाए जाते हैं ना, टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं, वो कम करवा देता है, ये नेगोशिएशंस करवा देता है। सबसे पहले इसका हमारा वही कार्य क्या है? व्यापार वार्ता का कार्य है, जिसमें ये व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इससे टैरिफ को कम करने और व्यापार बाधाओं को हटाने में हमें मदद मिलती है। अब जो हमारा WTO है ये ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेटल करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, कभी भी दो देशों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इसका विवाद का जो समाधान है ये हमारा WTO करता है। साथ ही साथ ये निगरानी करता है। ये निगरानी करता है कि जो भी कंट्रीज़, ठीक है, जो भी कंट्रीज़ इसके साथ जुड़ी हुई हैं क्या वो सारे के सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, मान लो कोई भी दो देश है, उन्होंने किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर रखे हैं तो ये देखेगा कि वो ठीक से कर रहे हैं काम या अपना नहीं कर रहे हैं। और ये देशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है, क्योंकि देखो ऐसे बहुत सारे देश होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विकासशील देश कहते हैं, जो अभी विकसित नहीं हुए। तो विकासशील देशों के पास ना टेक्नोलॉजी की ना कमी होती है, जिसकी वजह से ये जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये उनको टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करता है। सो दीज 4 आर इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस। सो गाइज, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हमें बताने हैं इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। क्वेश्चन में पूछा गया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल है जो इसका, वो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब है कि जो कंट्रीज हैं शुड ट्रीट ऑल देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स इक्वली। ठीक है, तो जो भी इसके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनको ये क्या करे, इक्वली ट्रीट करता है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इसके अंदर, मोस्ट फेवर्ड नेशन एंड नेशनल ट्रीटमेंट का। उसके बाद आ जाता है हमारा ट्रांसपेरेंसी की बात हम लोग करते हैं। तो इसमें पारदर्शिता है, तो कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ को पब्लिश करेंगी। साथ ही साथ जिन भी नियमों पर वो हस्ताक्षर करेंगी उन नियमों को वो क्या करेंगी, फॉलो भी करेंगी। फिर इसमें होती है रेसिप्रोसिटी। दिस मीन्स दैट इफ वन कंट्री मेक्स अ ट्रेड कंसेशन द अदर शुड ऑल्सो डू द सेम। तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर एक देश व्यापार में कोई रियायत दे देता है, मान लो कि कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा देता है या इम्पोर्ट ड्यूटी हटा देता है, तो दूसरे देश को भी वही करना पड़ेगा। और ये जो है इसका एक गाइडिंग प्रिंसिपल है कि ये फेयर कंपटीशन को प्रमोट करता है, न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा को ये बढ़ावा देता है।
ठीक है, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आपस में कंपटीशन करेंगी, लेकिन फेयर कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी इलीगल प्रैक्टिस वो लोग नहीं कर सकते हैं। और इसका एक गाइडिंग प्रिंसिपल है विकास को बढ़ावा देना, डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ताकि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका बेनिफिट हो सके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट आर द की एरियाज ऑफ कंसर्न इन द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। सो सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन से हमारा तात्पर्य क्या होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब होता है प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जो हमारी अर्थ है उसके नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें और केयरफुली मैनेज करें। तो इसका एम क्या है? इसका एम है एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कम करना। ठीक है, वाटर बॉडीज़ में जो पॉल्यूशन है, एयर क्वालिटी है जो है, उस सबको ठीक करना। सो दिस इन्वॉल्व सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। तो ये सारी चीज़ें ये करता है। देन इसका जो गोल है, सबसे बड़ा जो इसका गोल है बच्चों, वो क्या गोल है कि इसको नेचर में एक बैलेंस लेकर आना है, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको भी बेनिफिट हो सके, उन्हें क्लीन एयर, वाटर और फर्टाइल लैंड मिल सके। फिर प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण का मतलब वही हिंदी मीडियम में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इसका मतलब होता है कि हमारे जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनकी हमें सुरक्षा करनी है, उनका हमें संरक्षण यानी उनको हमें बचाना है और उनका अच्छे तरीके से प्रबंधन करना है। अब इसका उद्देश्य ये है कि जो भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, हमारे वन्य जीव हैं, जंगल हैं, वायु है, उन सब की हम रक्षा करें, ताकि जो पर्यावरण में बिगड़ावट है, जो गिरावट है, वो ठीक हो सके। ठीक है, इसमें हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमें जो भी हमारे संसाधन हैं उनका सतत उपयोग करना है, सस्टेनेबल तरीके से हमें उन्हें यूज़ करना है, प्रदूषण को कम करना है और हमें जो हमारी जैव विविधता है उसकी रक्षा भी करनी है। सो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि कौन कौन से एरियाज ऑफ कंसर्न हैं, यानी कि कौन कौन से हमारे चिंता के विषय हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे चिंता के विषय हैं, अब हम यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे तो आप लोग बताएंगे कि मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। देन फिर आप लोग अपने चिंता के विषय शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है डिफॉरेस्टेशन आ जाता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई करना। वनों की कटाई हम लकड़ी के लिए करते हैं, शहरी विकास के लिए जंगलों की हमने क्या कर दी है, अंधाधुंध कटाई कर दी है, और जिसकी वजह से जो भी हैबिटेट लॉस हो गया है, जो भी जानवर जो जंगलों में रहा करते थे उनका हैबिटेट सारा का सारा क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, और बायोडाइवर्सिटी कम हो गई है, और क्लाइमेट चेंज भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। देखा होगा आप लोगों ने कि अब एकदम से बहुत ज़्यादा कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। और पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ये सब हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो वेस्ट को डिस्पोज कर देती हैं रिवर्स के अंदर, या फिर जो है ओवर यूज़ किया जाता है केमिकल्स का। एग्रीकल्चर के अंदर भी हम देखते हैं कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता है, जो कि ओवरऑल हमारे इकोसिस्टम को ख़राब कर देते हैं और ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जो पॉल्यूशन है वो नेचुरल साइकिल्स को डिस्टर्ब भी कर देता है। ठीक है, तो प्रदूषण प्राकृतिक चक्रों को बाधित करता है और वन्य जीवों के लिए क्या कर देता है, एक प्रकार का खतरा पैदा कर देता है। फिर हमारा आता है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जो हमारा विश्व है उसका तापमान बढ़ता जा रहा है, विश्व तापन जो है बढ़ता जा रहा है। विश्व तापन होता है CO2 की वजह से, जो भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनकी वजह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग होती है। सो दिस लीड्स टू राइजिंग सी लेवल। तो जो हमारा सी लेवल है वो बढ़ रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, कभी फ्लड आ जाती है, कभी साइक्लोन्स आ जाते हैं। फिर यहाँ पर जो एक और चिंता का विषय है वो है ओवर पॉपुलेशन, यानी कि अत्यधिक जनसंख्या। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि ओवर कंजम्पशन होगी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, साथ ही साथ जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमें सही से नहीं मिल पाएंगे और संसाधनों की हमें कमी देखने के लिए मिलेगी। जल, वन और जीवाश्म ईंधन जैसे आवश्यक संसाधन जो हैं वो हमारे सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। और हमारा जो है यहाँ पर एक और चिंता का विषय है वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारी जैव विविधता होती है, जितने भी हमारे पेड़, जितने भी हमारे पौधे हैं, और या फिर जो भी हमारे जानवर, इंसेक्ट्स, ठीक है, कीड़े मकोड़े, सब के सब हमारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं।
तो जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर जो हमारी स्पीशीज़ है उनका हैबिटेट ख़त्म हो गया ना, क्योंकि जब हम जंगल काट देंगे तो उनके पास रहने की जगह नहीं बचेगी। अगर हम नदी में पॉल्यूशन कर देंगे तो भी तो उसमें जो नदी में रहने वाले सारे के सारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी वो मर जाएंगे। तो यही कारण है कि जो स्पीशीज़ हैं वो दिन पर दिन एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, उनका जो नामो निशान है वो दुनिया में से मिटता जा रहा है। सो द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया है, क्योंकि उनको उनके स्वच्छ वायु, जल और भोजन जैसी सेवाएं प्रदान करने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। इकोसिस्टम खराब हो जाता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे मैरीन इकोसिस्टम की, यानी कि जो भी हमारे समुद्र हैं, सीज़ हैं, बेज हैं, उन सब में क्या हो रहा है, देयर इज़ ओवर फिशिंग की प्रॉब्लम है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों को जो है लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवर फिशिंग हो जाती है और फिश की जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म होती जा रही है। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि एक के बाद एक फसल उगाते चले जा रहे हैं, कभी भी हम अपने लैंड को खाली नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से जो लैंड है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वापस से रेप्लेनिश नहीं हो पाते। ठीक है, वापस से रेप्लेनिश नहीं हो पाते, दोबारा से नए न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं आ पाते हैं। तो एग्रीकल्चर की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो हमारा लैंड है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, डेजर्ट में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। तो जो भी हमारा फर्टाइल लैंड है उसकी हमारे पास क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हम फूड्स नहीं उगा पा रहे हैं और इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट को भी ये नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। तो भूमि का क्षरण से आप लोग क्या समझते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि का अत्यधिक उपयोग करना, मृदा का अपरदित हो जाना, मरुस्थलीकरण, वही जो मैंने आपको बताया डेजर्ट में उसका कन्वर्ट हो जाना, और जो हमारी उर्वरक भूमि है यानी कि जो हमारा फर्टाइल लैंड है उसकी भी हानि हो जाना। देन हमारा आता है वेस्ट मैनेजमेंट। तो जब भी हम इम्प्रॉपर वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, स्पेशली जब हम प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, तो वो एक प्रकार का एनवायरमेंटल इशू बन जाता है। इट पॉल्यूट्स ओशंस, लैंडफिल्स एंड हार्म्स द वाइल्ड लाइफ। तो अगर हम कचरे का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कचरे को नहीं फेंक रहे हैं, तो वो हमारे जो भी हमारे ओशंस हैं, लैंडफिल्स हैं, उन सब में क्या कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, और जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी खतरे में डाल रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें सोशल मूवमेंट्स के बारे में बताना है। तो बच्चों ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स पहले होते क्या हैं आप लोग ये बताएंगे। सो ये होते हैं कलेक्टिव एक्शंस, और इनका एम होता है उन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना जो कि पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। इसमें आपका आ जाता है ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स का जो मुद्दा है वो किसी एक देश का नहीं है, पूरी दुनिया का मुद्दा है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी किसी एक देश के बस की बात नहीं है, सारे देशों को मिलकर ही काम करना होगा, तभी हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सोशल जस्टिस और पीस। सो दीज मूवमेंट्स इन्वॉल्व पीपल फ्रॉम डिफरेंट countries and culture working together to raise awareness, change policies and influence governments और organizations। तो यहाँ पर जब भी हम ग्लोबल मूवमेंट की बात करते हैं तो ग्लोबल मूवमेंट में क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज़ के और कल्चर्स के लोग आते हैं और वो लोग जो हैं जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, और वो कई सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया का, प्रोटेस्ट करते हैं, पिटीशंस फाइल करते हैं, ताकि जो उनका मैसेज है वो दुनिया तक पहुंचा सके। और इन ये जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं इनका गोल होता है पॉजिटिव ग्लोबल चेंज लेकर आना। ठीक है, पॉजिटिव चेंज लेकर आना, जस्टिस को प्रमोट करना, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना। तो वैश्विक सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, ये एक प्रकार के सामूहिक प्रयास होते हैं जिनका उद्देश्य उन मुद्दों को संबोधित करना है जो दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करते हैं। तो कौन से मुद्दे आते हैं इसमें, जो दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि मानव अधिकार का मुद्दा, पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा, सामाजिक न्याय और शांति का मुद्दा। इसके अंदर जो सभी देश हैं, विभिन्न देशों के जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर जागरूकता बढ़ाने का काम करते हैं, सरकार या संगठनों पर प्रभाव डालते हैं, और ये अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। अब हम यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स होते हैं इनके फीचर्स बताओ। ठीक है, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो इनका पहला फीचर होता है बच्चों ग्लोबल रीच, यानी कि वैश्विक पहुंच। विश्व में दूर दूर तक इनकी पहुंच होती है, ये किसी एक देश में नहीं होते। ठीक है, तो दिस मूवमेंट क्रॉस नेशनल बाउंड्रीज यूनाइटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मूवमेंट्स हैं अलग अलग कंट्रीज को यूनाइट करते हैं और उन्हें एकजुट करते हैं किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए। फिर ये जो मूवमेंट है ये टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वैश्विक सामाजिक आंदोलन अक्सर संगठन जानकारी फैलाने और समर्थकों को संगठित करने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। फिर तीसरी चीज़ होती है कि ये ग्रास रूट की भागीदारी करते हैं, यानी कि वो लोग जो बहुत ही लो लेवल पर होते हैं, सामुदायिक स्तर पर जो लोग होते हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कम्युनिटी लेवल के जो लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति ही इन मूवमेंट पर शामिल हो सकता है। ओके, फिर यहाँ पर जो है इनका फोकस रहता है वो किस चीज़ पर रहता है,
ये हमेशा सोशल इश्यूज़ पे फोकस करते हैं, जैसे कि इक्वालिटी लेकर आना, ह्यूमन राइट्स को लेकर आना, एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाना और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करना। सो यहाँ पर बेसिकली ये जो है हमारे मूवमेंट्स ये यूज़ करते हैं नॉन वायलेंट मेथड्स को। कभी भी ये नहीं करेंगे कि जाकर मतलब कि सिंपली ये क्या करते हैं, सिंपल प्रोटेस्ट करते हैं, नॉन वायलेंटली प्रोटेस्ट करते हैं, पिटीशंस को फाइल करते हैं और अपनी अवेयरनेस कैंपेन्स को भी चलाते हैं। ठीक है, तो कई वैश्विक सामाजिक आंदोलन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अहिंसक विधियों जैसे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन, याचिकाएं और जागरूकता अभियान का उपयोग करते हैं। और ये अलग अलग कल्चर के साथ क्या करते हैं, कोलैबोरेट भी करते हैं। तो संस्कृतियों के बीच सहयोग, ये आंदोलन विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से लोगों को एकत्र करते हैं, जिससे वैश्विक एकता और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। सो दीज मूवमेंट ब्रिंग टुगेदर पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। सो स्टूडेंट्स, इसका जो है पार्ट 2 भी मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप लोग पार्ट 2 देख सकते हैं और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं।